Edge Talks. Unfiltered. Unstoppable. कि कभी कभी मेरी ऑनलाइन रीडिंग्स में भी ऐसा होता है कि आफ्टर द रीडिंग आई फील सो ड्रेन। मतलब मेरी एक पौने घंटे की आधे घंटे की रीडिंग के बाद मेरे को इतना सिवियर हेडेक हो जाता है कि मेरी जो नेक्स्ट रीडिंग होती है उसके लिए आई हैव टू कैंसिल दोज रीडिंग, क्योंकि मेरा अचानक से बहुत सिवियर हेडेक शुरू हो जाता है, जबकि आपको पता होता है कि अगले बंदे की एनर्जी आपके ऊपर रिफ्लेक्ट कर गई है। एंड उसके लिए एक ही इलाज है, आप अपनी क्लेंजिंग करो, स्मजिंग करो। क्या कभी आपके पास कोई ऐसे क्लाइंट आए हैं जिसपे एक्चुअली ब्लैक मैजिक और डार्क एनर्जीज का इम्पैक्ट हो? फॉर श्योर ऐसे बहुत क्लाइंट्स आए हैं, एक नहीं। एक्चुअली एवरी फॉर एवरी क्वेश्चन नाउ पीपल थिंक एंड किड्स थिंक दैट ब्लैक मैजिक इज द इजीएस्ट वे। सो ये एक बहुत ईजी प्रैक्टिस बन गई है टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस। ये एनर्जी का नेगेटिव मिसयूज है। अगर किसी का फाइनेंशियल हाउस कमजोर हो तो आप उसको कोई ऐसी इंस्टेंट रेमेडी बताएंगे जिससे कि वो उसको ठीक कर सके? इस टाइम पे अगर टिल दिवाली एंड थ्रू आउट अगर पूरा साल भी आप अपने घर में एक कपूर का टुकड़ा लेंगे, उसको घी में डिप करिए, उसके ऊपर थोड़ी सी लौंग रखिए एंड एवरी फ्राइडे एंड सैटरडे अपने घर में रोज शाम को आप उसका धुआं करिए। डेफिनेटली एक तो आपके घर से नेगेटिविटी दूर होगी जो हमारे घर में दिवाली के अराउंड हो जाती है, एंड सेकेंडली वेल्थ का भी बहुत ज़्यादा आगमन होगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंस्पायरिंग एपिसोड ऑफ एज टॉक्स। आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट हैं जो एनर्जीज को फील करती हैं, हील करती हैं और लोगों को नए डायरेक्शंस देती हैं। शी इज़ अ टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, रिलेशनशिप काउंसलर, कार्मिक क्लिंजर और एक स्पिरिचुअल हीलर है। ये सब एक ही पावरफुल पर्सनालिटी हैं। सो उनका काम सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं है बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन है। तो सो लेट्स डाइव इनटू हर जर्नी ऑफ karma, healing and self discovery. So please welcome the wonderful Gurpreet. That's so inspiring, Gurpreet. हेलो मुझे अब बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है आपके बारे में जानने की, जी। क्योंकि एक जर्नी की एक जर्नी की एक कहानी होती है। जी। तो आपकी कहानी क्या है? इफ़ आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ, आई नेवर न्यू कि मैं कभी भी इस लाइन में जाऊंगी। आई हैव ऑलवेज बीन इंक्लाइन टूवर्ड्स दिस सिंस माई चाइल्डहुड। मतलब तब मुझे पता नहीं था कि दैट दिस लाइन इज ड्रॉन फॉर मी, बट आई हैड ऑलवेज बीन अ fashion designer. So for good 20 years, still now I do my designing, but since last 10 years, something changed. So I was always driven towards learning astrology, tarot, then numerology, then you name it, and I have done all the modalities. जैसे कि आपने बोला कि मेरा पहले से कोई वो नहीं जी। था, लेकिन ऐसा कोई इंसिडेंट या कोई कुछ ऐसा एपिसोड हुआ हो जिससे आपको लगा हो कि हाँ ये शायद मेरी डेस्टिनी हो सकती है? नहीं, ऐसा कोई इंसिडेंट एज सच मैं नहीं बोल सकती। हाँ, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो बहुत आते हैं, और किसी की भी लाइफ एक सिंपल प्लेन ग्राफ तो नहीं होती। हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो होते ही हैं। सो मेरी लाइफ में भी बहुत ऐसे एपिसोड्स हुए हैं, बट आई विल नॉट कंसिडर दोज एपिसोड्स एज लाइफ चेंजिंग, और मुझे यहाँ पे इस लाइन की टूवर्ड्स ड्रॉन करने के लिए नो। सो हरप्रीत, मुझे आई डोंट नो हाउ टू टेल यू ऑल दिस, बट सिंस चाइल्डहुड मुझे भी रियलाइज़ नहीं था, बट मुझे पता था कि आई कैन फील एनर्जीज। आई यूज़ टू नो कि किसी भी एरिया की क्या पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी है, या अब एंड देयर इज़ अ लॉट अबाउट एनर्जी विच आई यूज़ टू फील सिंस देन। आपने जब पहली बार क्लाइंट बनाया तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आपको उससे क्या सीखने को मिला? फ्रैंकली जब मैंने पहली बारी क्लाइंट अटेंड किया था, आई वॉज वेरी नर्वस। सो फॉर गुड 8-10 ईयर्स मैं पहले स्टडी ही करती रही। आई वॉज नॉट रेडी टू अटेंड अ क्लाइंट। मुझे ये लगता था कि मैं किसी भी क्लाइंट को जब तक कि वो मैं आई डोंट वांट टू टेल रॉन्ग टू एनीबडी, आई वांटेड टू टेल एवरीथिंग। मतलब मुझे ये लगता था कि मैं किसी को अगर सही ना बताऊं तो गलत तो बिल्कुल भी ना बताऊं। सो आई वॉज वेरी नर्वस एट द फर्स्ट एंड, बट देन जब मैंने उनको अटेंड किया एंड the kind of blessings they gave me after the session, I was amazed. I was like कि oh my god, I had tears in my eyes. लोग एस्ट्रोलॉजी या टैरो रीडिंग को सिर्फ मिथ समझते हैं या फन फन क्यूरोसिटी समझते हैं, तो आप उनको कैसे एक्सप्लेन करेंगी कि ये एक्चुअली रियल है और ग्राउंडेड है? 100%। आजकल की जनरेशन की बात अगर हम करें तो पीपल
पीपल नहीं, किड्स दे डेफिनेटली टेक दिस एज फन कि हम अगर नाइट आउट कर रहे हैं तो वी विल ब्रिंग द टैरो कार्ड्स एंड वी विल एंजॉय एंड वी विल हैव फन एंड एवरीथिंग। चैट जीपीटी पे तो टैरो कार्ड का क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, बट वो दैट इज इट इज टैरो कार्ड्स आर नॉट फन, टैरो कार्ड इज रियल, यू डेफिनेटली गेट रियल आंसर्स थ्रू दैट। तो गुरप्रीत, जब आप फैमिली में आपने डिस्कस किया कि आप ये करना चाहती हैं, तो आपको कैसे कैसे चैलेंजेस आए आपको ये करियर चूज करने में? क्योंकि एक्सेप्टेंस और क्रिटिसिज्म तो हर जगह होता है, तो क्या आपको कहाँ ऐसा हुआ कि आपको किन किन लोगों ने एक्सेप्ट किया और किन किन लोगों ने आपको क्रिटिसाइज किया? Harpreet, I don't care about the world. I care about only my family, and my family was always been very supportive. अच्छा, आप यूजुअली क्लाइंट के सेशन में क्या क्या टूल्स यूज़ करती हैं? सपोज कोई आपको प्रॉब्लम लेकर आता है तो आप उसको क्या सजेस्ट करती हैं कि टैरो रीडिंग होनी चाहिए या स्पिरिचुअल हीलिंग होनी चाहिए? डेफिनेटली फर्स्ट जो हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है तो वी सजेस्ट देम टू ईदर टेक टैरो सेशन और एन एस्ट्रोलॉजी सेशन, क्योंकि ये दो टूल्स हैं जो मुझे लगता है कि बहुत परफेक्टली वर्क करते हैं। देन एक्यूरेसी अगर चाहिए तो एस्ट्रोलॉजी इज़ परफेक्ट फॉर एवरीथिंग। हम लोग बिना चार्ट रीडिंग के तो बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकते कि उस क्लाइंट को किस टाइप की हीलिंग की ज़रूरत है, कि वैदिक हीलिंग की ज़रूरत है, मंत्र जाप्स की ज़रूरत है। सो वी रियली नीड टू चेक द चार्ट्स बिफोर वी डिसाइड। एंड हम कभी भी रैंडमली, बिकॉज वी गेट सो मैनी क्वेरीज कि हमारे को बता दो, वी वांट टू गेट द हीलिंग्स डन, एंड वी कैन नॉट आंसर दैट बिफोर डूइंग द रीडिंग्स। कोई प्रोसीजर होता है जब आप क्लाइंट आपके पास आता है और आप कोई प्रोसीजर फॉलो करते हैं कि इसको इस टूल की ज़रूरत है या इस टूल की ज़रूरत है? नहीं, अगर तो कोई टैरो कार्ड रीडिंग करा रहा है तो वो हमारे से सिर्फ एक इमीडिएट आंसर्स मांगता है। स्पेशली लव रिलेशनशिप रिलेटेड टैरो कार्ड के आंसर्स होते हैं। मोस्टली यंग क्राउड हमसे टैरो कार्ड की रीडिंग करवाते हैं। जो एस्ट्रोलॉजी हम करते हैं वो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच वी हैव टू चेक। अगर हमारे को ईवल आई, ब्लैक मैजिक, financial issues, relationship issues, there are so many things. It's very vast. Astrology is never ending. Astrology बहुत vast है, बहुत vast है। इंट्यूशन और टेक्निक के मिक्स कैसा होता है? क्या इंट्यूशन टेक्निक जो है आपको फील हो जाता है सामने वाला जब आता है? 100% मैं इंट्यूटिव रीडिंग ही करती हूँ। आई डोंट जस्ट डू टैरो रीडिंग विदाउट माई इंट्यूशंस। मेरी रीडिंग्स 90% इंट्यूटिव ही होती है, एंड किसी भी हीलर को इंट्यूटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कैसे जानती हैं कि आपने जो सॉल्यूशन दिया है वो उसके कितना हेल्प किया है? ये तो क्लाइंट का फीडबैक आता है, Okay. एंड वो ही खुद बताते हैं कि चेंज आया। एंड मैं भी खुद ज़रूर बोलती हूँ कि वी आर डूइंग दीज रेमेडीज़। आपकी रेमेडीज़ 21 डेज़ की है तो आप हमारे को विद इन 5-7 डेज़ यू हैव टू गिव अस एन अपडेट कि आर दीज रेमेडीज़ वर्किंग फॉर यू, एंड 99% इट वर्क्स। एस्ट्रोलॉजी के चार्ट में इंडिकेटर्स होते हैं। कौन से ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो व्यक्ति के पास कितनी वेल्थ है वो बताते हैं? ओके, सो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर हमारे को वेल्थ चेक करनी है तो वी हैव टू चेक आवर सेकंड हाउस, एंड जो हमारी एक फैमिली की वेल्थ दिखाता है, और वी हैव टू चेक आवर 10th हाउस जो हमारा कर्म भाव होता है, विच टेल्स अस अबाउट आवर प्रोफेशन, एंड 11th हाउस विच टेल्स अस अबाउट आवर गेन्स। एंड अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो मून, मर्करी, वीनस एंड जुपिटर। जुपिटर इज़ ऑल अबाउट एक्सपेंशन। मतलब अगर हमारे को किसी भी चीज़ में एक्सपेंशन, अगर वो हमारे वेल्थ वाले घर में बैठा है तो हमारे को उस चीज़ की एक्सपेंशन देगा ही देगा। वीनस, वी ऑल नो, अब तो सारे एस्ट्रोलॉजर्स बताते ही हैं कि वीनस इज़ ऑल अबाउट कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। सो वीनस टेल्स अस अबाउट आवर लग्जरीज। अगर किसी भी बिजनेसमैन को सक्सेसफुल होना है तो उसका मर्करी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मर्करी इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशंस एंड लॉजिक्स एंड एनालिटिक्स। अगर हमारे इन पॉजिटिव प्लैनेट्स का कनेक्शन हमारे सेकंड हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस या 11th हाउस के साथ हो जाता है तो डेफिनेटली वो हमारे को गुड वेल्थ शो करता ही करता है। अगर किसी का फाइनेंशियल हाउस कमज़ोर हो
तो आप उसको कोई ऐसी इंस्टेंट रेमेडी बताएंगे जिससे कि वो उसको ठीक कर सके? सो हरप्रीत, मैं आपकी ऑडियंस और अपनी ऑडियंस को एक बहुत ही पावरफुल दिवाली टिप देना चाहती हूँ। इस टाइम पे अगर टिल दिवाली एंड थ्रू आउट अगर पूरा साल भी आप अपने घर में एक कपूर का टुकड़ा लेंगे, उसको घी में डिप करिए, उसके ऊपर थोड़ी सी लौंग रखिए एंड एवरी फ्राइडे एंड सैटरडे अपने घर में रोज़ शाम को आप उसका धुआं करिए। डेफिनेटली एक तो आपके घर से नेगेटिविटी दूर होगी जो हमारे घर में दिवाली के अराउंड हो जाती है, एंड सेकेंडली वेल्थ का भी बहुत ज़्यादा आगमन होगा। ऑल्सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर शॉपकीपर्स। आजकल शॉप्स में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, दुकानें भरी हुई हैं बिकॉज ऑफ दिवाली की शॉपिंग की वजह से। तो अगर शाम को आप दुकान से घर जाते टाइम अगर आप ये रिचुअल कर लेते हैं तो वंडरफुल। जितने भी जो भी कोई अगर नेगेटिव इंटेंशन से आपके दुकान में आ रहा है या फिर इफ एनीबडी इज जेलस ऑल्सो ऑफ योर गुड वर्क, तो दिस विल डेफिनेटली क्लेंस ऑल द नेगेटिव एनर्जीज। मैम, लोग कहते हैं कि मेरी चार्ट में लगता है कि मैं कमा नहीं सकता, तो ऐसे माइंडसेट को आप कैसे चेंज करेंगी? और एक्चुअली में ये मेहनत से ये माइंडसेट चेंज हो सकता है या नहीं? आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट है। आई डोंट अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ अ माइंडसेट कि एस्ट्रोलॉजी में किसी पंडित ने बता दिया या किसी एस्ट्रोलॉजर ने या हम जैसे किसी ने बता दिया कि आपका चार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर आपको यू वोंट बी अचीविंग सो मच सक्सेस इन लाइफ। अगर आप इस माइंडसेट से रह जाते हैं तो दैट्स नॉट अ गुड एटीट्यूड। आपको एस्ट्रोलॉजी एक ब्लूप्रिंट है, बिल्डिंग आपने खुद ही बनानी है उस पर, और आप बिल्डिंग कितनी भी बड़ी बना सकते हो। फॉर इंस्टेंस अगर हमारे चार्ट में शनि है या राहु है, बैडली अफ्लिक्टेड है, नहीं उसके पोजीशनिंग ठीक है, तो वो हमारे को डिलेज ज़रूर दे सकता है, डिनाइल नहीं देगा। सो वी कैन वर्क ऑन दोज एरियाज। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारे को ज़रूर ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। फ्रीलांसर्स या क्रिएटर्स के लिए कौन से कार्मिक या एस्ट्रोलॉजिकल पिटफॉल्स कॉमन हैं जो इनकम में कंसिस्टेंसी को रोकते हैं? If I talk about freelancers and influencers and Creative creative people, तो मुझे ऐसे लगता है कि उनके लाइफ में कंसिस्टेंसी इसलिए नहीं आती बिकॉज दे हैव अ वेरी डिफरेंट एंड अ लेड बैक एटीट्यूड। इफ़ यू टॉक अबाउट टुडेज जनरेशन, वो उठते ही 12 बजे हैं, आफ्टर दैट दे टेक ईट देयर ब्रेकफास्ट, 3-4 बजे तक फ़ोन की स्क्रोलिंग करते हैं, 5-6 बजे नहाना शुरू करते हैं, देन देयर डे स्टार्ट। सो आई डोंट थिंक वो अपने सारे के सारे प्लैनेट्स इस वजह से ख़राब कर लेते हैं, बिकॉज इससे हमारा मून ख़राब होता है, इससे हमारा वीनस ख़राब होता है, इससे हमारा मरकरी ख़राब होता है। और अगर हम एक फ्रीलांसर या एक इन्फ्लुएंसर या एक क्रिएटिव, जो भी क्रिएटिव जॉब में है, उसको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि उसका माइंड सेट रहे। अगर माइंड हमारा मून है, अगर माइंड हमारा मून ही ख़राब हो गया तो हमारे अंदर मोटिवेशन ही नहीं होगी। वीनस ख़राब हो गया तो क्रिएटिविटी इज़ ज़ीरो, और अगर मरकरी ख़राब हो जाता है तो देन देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन द माइंड। सब कुछ ही ख़राब हो गया, फिर आप फिर यू कैन नॉट कंप्लेन योर प्लैनेट्स फॉर ऑल दिस, यू योर सेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो इसको कैसे सुधारा जा सकता है? Definitely, you have to change your routine. You have to change your. You have to get discipline in your life. अगर आप सुबह उठ के आप you just start doing it for next 7 days. आपको तीसरे ही दिन से you will see such a positive change in yourself. अगर आप सुबह उठ के, मैं नहीं कह रही कि आप 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, आप 8 बजे उठ जाओ और 8 बजे उठ के आप नहाओ, और 8 बजे उठो, गो फॉर अ वॉक, कम बैक, टेक बाथ, हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट फॉर योर वर्क। आप देख लेना, आप 90% एक्स्ट्रा क्रिएटिव होगे देन योर नॉर्मल यूजुअल सेल्फ। कार्मिक क्लिंजर होने का क्या मतलब होता है और आप उन्हें कैसे हेल्प करती हैं अपना कर्मा क्लींस करने में? कार्मिक बैगेज इज द बैगेज विच वी कैरी फ्रॉम आवर पास्ट। वो हमारे को बिकॉज इन द पास्ट लाइफ वी हैव डन सम डीड्स, और जो अनरिजॉल्व हमारे
इश्यूज थे वो हम कैरी करके इस लाइफ में, या अनरिजॉल्व हमारे रिलेशनशिप्स थे या अनरिजॉल्व हमारे इमोशंस थे, वो हम इस लाइफ में कैरी करते हैं। इसीलिए हमारे को कार्मिक डेथ्स या कार्मिक बैगेजेस फेस करने पड़ते हैं। बैगेजेस को क्लेंस करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये पैटर्न है मेरी लाइफ में, ये चीज़ बार बार क्यों हो रही है, वाई आई एम अट्रैक्टिंग सेम काइंड ऑफ पीपल, वाई एम आई नॉट गेटिंग सक्सेस इवन आफ्टर आई एम डूइंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क। तो आपको एक पैटर्न चेक करना पड़ता है। पहले तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये एक कार्मिक बैगेज है या ये आपका कर्मा है। जब आपको अवेयरनेस हो जाती है सो उसके बाद आता है एक्सेप्टेंस। यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि येस दिस इज़ योर कर्मा। आपने शायद अपनी प्रीवियस लाइफ में आपने किसी को तंग किया था, या यू हैड सम अनरिजॉल्व्ड इमोशंस विद समवन, या फिर आपके साथ आपने लाइफ में ऐसा कुछ किया था, वो बैगेज आप इस लाइफ में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। एंड थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एक्शन। सो एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डिफ़िकल्ट ऑल्सो, दैट आपको अपने आप को मनाना पड़ता है कि आज के बाद मुझे इस कामिक साइकिल को आगे अपनी नेक्स्ट लाइफ बर्थ में कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। आई हैव टू पुट अ स्टॉप टू इट। सो उसके लिए मुझे सिर्फ एक ही टूल है, फॉरगिवनेस। यू हैव टू फॉरगिव। फॉरगिवनेस, हरप्रीत, इज नॉट फॉर एनीबडी एल्स, फॉरगिवनेस इज फॉर योर सेल्फ। यस। सो मैम, जब कामा क्लिनजिंग की हमारी प्रोसेस होती है तो कोई रिचुअल होता है या कोई प्रैक्टिस हमें करनी होती है? और भी आप कार्मिक क्लेंजिंग की बात कर रहे हो या ब्लैक मैजिक की बात कर रहे हो? अभी मैं कार्मिक क्लेंसर की कार्मिक क्लेंजिंग का तो यही प्रोसेस है, ग्राउंडिंग एंड क्लेंजिंग, ग्राउंडिंग एंड एक्सेप्टेंस। अनरिजॉल्व कार्मा के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं? वो हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे फ़र्क डालते हैं या हमारी पर्सनल लाइफ में फ़र्क डालते हैं? 100% अनरिजॉल्व कर्मास हमारी पर्सनल लाइफ पे डेफिनेटली इफ़ेक्ट डालते हैं। अगर आपके अनरिजॉल्व इमोशंस हैं, अनरिजॉल्व रिलेशनशिप्स हैं पिछली लाइफ के, तो आप इस लाइफ में भी सेम काइंड ऑफ पीपल अट्रैक्ट करते हो। टॉक्सिसिटी, अनअवेलेबल, इमोशनली अनअवेलेबल पीपल इन योर लाइफ, या जो लोग आपको हर्ट करते हैं, नार्सिसिस्ट टाइप के होते हैं। So you will keep attracting those kind of people. I'm sorry I'm using very harsh words, but that's the fact, that is true. ये कोई पैटर्न होता है हमारा 100% एनर्जीज को अट्रैक्ट करने का? 100% नहीं, पैटर्न नहीं होता। जब तक कि आप एक्सेप्ट करके अपने आप के साथ पीस नहीं कर लोगे हरप्रीत, तब तक ये इस टाइप के लोग आपकी लाइफ में आते रहेंगे। यू हैव टू फॉरगिव देम फॉर योर ओन पीस। आपको अपने पीस के लिए, फॉर योर ओन पीस ऑफ माइंड एंड फॉर योर ओन सेल्फिश थिंग, कि दैट आई डोंट वांट दिस साइकिल टू कंटिन्यू फॉर ईयर्स एंड देन बर्थ्स आफ्टर बर्थ्स। तो मुझे ही इस साइकिल को एंड करना है बाय फॉरगिविंग दैट पर्सन। और जितने भी लोगों ने मुझे हर्ट किया है या जितने भी लोगों ने मुझे दुख पहुंचाया है, मैं आज उन्हें खुद माफ़ करती हूँ। एक्स्ट्रा मैरिटल आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का हमारी एनर्जीज पे क्या असर होता है या हमारे कार्मा पे क्या असर पड़ता है? आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहो या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप कहो या फिर बार बार रिलेशनशिप का टूटना और एक ही किस्म के लोगों का आपका ज़िंदगी में बार बार आना, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। जब तक कि आपका वो पुराना साइकिल ख़त्म नहीं होगा, तब तक आपका ये पैटर्न चलता ही चला जाएगा। एंड अगर हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करें तो वो एक अनरिजॉल्व्ड एक इमोशन था, या एक बंदा या हम टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात करें तो वो that person has come into your life to give you pain because in the previous birth आपने एक ये पेनफुल रिलेशनशिप उस इंसान के साथ था आपका, और अब आप इस लाइफ बर्थ में वो आपका बैलेंस करने आया है। अगर आप चाहते हो कि आपका ये पैटर्न ब्रेक हो जाए तो देन यू हैव टू पुट एन एंड टू इट।
Extramarital affairs are very common these days. It seems very exciting in the beginning, but आपको पता नहीं है that it is creating a very heavy karma for yourself, for your, not even for your next birth, but for your coming years. Your stars will become very heavy, and you are definitely going to face a lot of repercussions because of that. मैम फिर क्या ये फ्यूचर रिलेशनशिप या फैमिली कर्मा में भी इन्वॉल्व होती है इसका कर्मा? हाँ, डेफिनेटली अगर आपके फ्यूचर रिलेशनशिप में आपकी फैमिली पे, आपकी पर्सनल लाइफ पे, आपके प्रोफेशनल लाइफ पे, हर चीज़ पे इसका असर होता है। इसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है? 100% इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप हरप्रीत, हम उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होता है कामिक रिलेशन, जो हमारा प्रीवियस लाइफ से है, जो अनरिजॉल्व एक हमारा रिलेशनशिप था, या एक बैगेज है जो हम इस लाइफ में फेस करते हैं, उससे हमारे को सीखने को मिलता है। एट द एंड ऑफ द डे वी डेफिनेटली हैव अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड वी फील डिटैच्ड आफ्टर दैट रिलेशनशिप इफ़ वी हैव द अवेयरनेस। ये होता है अगर हमारा कामिक रिलेशनशिप हो। और जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है उसमें हमारे को अटैचमेंट फिर भी रह जाती है, वी डोंट फील डिटैच फ्रॉम दैट पर्सन, सो देयर इज़ दैट डिफरेंस। जैसे हम किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो वो हमारा कार्मा है या हम कोई पास्ट लाइफ बॉन्ड लेकर आते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं? डेफिनेटली ये दोनों हो सकती है। ये आपकी इंटेंशन भी हो सकती है और ये आपका प्रीवियस कार्मिक एक एपिसोड भी हो सकता है। बिकॉज आप कई बारी ऐसे होते हो कि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हो और आप चाहकर भी डिटैच नहीं हो पाते हो। हाँ। तो कई बारी हमें लगता है कि हमें इसे एंड कर देना चाहिए, पर हम उसे एंड कर नहीं पाते हैं और हम फिर दूसरा अनरिजॉल्व ट्रॉमा में घुस जाते हैं। यस, तो ये आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ये आपका अभी प्रेजेंट के कर्मास है। दिस इज नॉट योर कामिक एपिसोड। तो बिट्रेयल या अफेयर का सामना करने वाले जो लोग हैं उनके लिए कर्मा कैसे वर्क करता है? या तो बिल्कुल रिवेंज लिया जाए या छोड़ दिया जाए कि कर्मा दिखेगा? No, Harpreet, revenge is not an answer to anything. I don't think that I believe in revenge, या मैं किसी को ये suggest करूँगी that revenge is an answer. Revenge is a very negative emotion. Revenge is not an answer. Revenge is very negative. उससे आप अपने खुद के लिए एक सोच लो कि आप एक गड्ढा खोद रहे हो और आप अपने लिए एक कामिक बैगेज, बहुत ज़्यादा बड़ा कामिक बैगेज क्रिएट कर रहे हो। आज आपने अगर मेरे साथ किसी ने आज बुरा किया, मेरे अंदर भी वो फीलिंग आएगी कि हाँ मैं भी इसके साथ रिवेंज लूँगा। फिर वो एक साइकिल, ये साइकिल इज़ नेवर एंडिंग। एट द एंड क्या होता है, आज अगर उसने लिया फिर रिवेंज, फिर मैं कहूँगी कि इससे ज़्यादा बुरा मैं करूँगी, फिर अगला करेगा। और आज अगर मैंने ये फील किया कि मुझे आपके साथ रिवेंज लेना है, जाते जाते इफ़ समथिंग हैपन एंड आई पास अवे, आई एम डाइंग विद दैट इमोशन एंड अ बैगेज कि मुझे इस बंदे से रिवेंज लेना है। सो आई एम टाइंग यू ऑल्सो इन दैट नॉट एंड आई एम टाइंग माई सेल्फ ऑल्सो इन दैट डर्टी इमोशन, एंड मुझे फिर वापस आना पड़ेगा टू, यही अनरिजॉल्व इमोशंस होते हैं। आपके हिसाब से हीलिंग इज द ओनली वे? फॉरगिवनेस इज द ओनली वे। द बिगेस्ट रिवेंज इज फॉरगिवनेस। जब आप किसी भी बंदे को जो आपके साथ बुरा करता है उसको फॉरगिव कर देते हो, तो इससे बड़ा रिवेंज कुछ भी नहीं है। यू विल फील सो रिलैक्स्ड, एंड अगला बंदा आपसे वो ही वॉन्ट्स टू फाइट बैक, वो आपके साथ और बुरा करना चाहता है, लेकिन आप उसको कोई मौका ही नहीं दे रहे, आप उसको फॉरगिव कर चुके हो, कैसे करेगा वो आपके साथ बुरा? अगर कोई इंसान सच में सुधरना चाहता हो और दिल से रिग्रेट करता हो तो उसका कार्मिक डैमेज रिपेयर हो सकता है? 100% बिल्कुल। ये तो बहुत ईजी है। अगर आपकी इंटेंशंस बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, अगर आपकी इंटेंशन है कि ठीक करना है मुझे, तो आपका धीरे धीरे योर इंटेंशंस एंड योर डीड्स डेफिनेटली एड्स अप टू योर प्रेजेंट कर्मास। एंड और आपके मैंने ये भी देखा है कि आपका दुख भी कम हो जाता है, आपके दर्द भी सफरिंग कम होनी शुरू हो जाती है आपके प्रेजेंट कर्मा से, पॉजिटिव कर्मा से। अगर हम जेन्युइनली रिग्रेट करते हैं हमारी चीज़ों पर और फिर हम उसे सुधारना चाहते हैं
तो कोई ऐसा प्रोसेस है जिसे हम करके अपना कर्मा क्लींस कर सकते हैं? देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। सबसे पहले तो ग्राउंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड आपको पहले अपनी क्लेंजिंग करनी है, नॉट ओनली योर माइंड, बाहर की क्लेंजिंग नहीं, अपने माइंड की क्लेंजिंग करनी है, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है, आपने मेडिटेशन करनी है, एंड आपने डोनेशंस करनी है। देयर आर वैदिक मंत्र जाप जो आपके लिए किए जा सकते हैं, जिससे कि हमारे कार्मिक क्लेंजिंग हो सकती है। आपके स्पिरिचुअल हीलर होने के नाते क्या आपने किसी ऐसे केस को एक्सपीरियंस किया है जहां इमोशनल या एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस हों फिजिकल हेल्थ पर, तो वो उस पर किस तरीके का इफेक्ट डालते हैं, और अगर हाँ तो उस हीलिंग के बाद क्या चेंजेस देखने को मिले? कॉज फॉर श्योर मेरे पास ऐसे बहुत क्लाइंट्स आते हैं जिन लोगों के बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस होते हैं, लेकिन अगर उनके मन में खुद एक फेथ होता है और बिलीफ होता है कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, मैं हील होना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली जो भी हम उनके साथ ग्राउंडिंग करते हैं, उनकी क्लेंजिंग करते हैं, उनके मंत्र जाप्स करते हैं, या उनकी हम कितनी भी रेमेडीज़ करवाते हैं, वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जल्दी वर्क करती है। आई हैव सीन सो मैनी केसेस जिसमें मैं चार्ट देख के मुझे ऐसा लगता है कि यस दिस पर्सन मस्ट बी सफरिंग अ लॉट, लेकिन वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में डिसिप्लिन होता है, भगवान जी को लेके बहुत ज़्यादा उनके ऊपर, भगवान जी के ऊपर इतना टूटा हुआ होता है। उसकी चार्ट देखोगे तो आपको लगेगा यार दिस इज़ आई डोंट नो हाउ दिस पर्सन इज़ इवन सर्वाइविंग, एंड उसका फेथ देख के मुझे ऐसा लगता है कि यार यस दिस इज़ सो ट्रू कि आपका फेथ और आपका बिलीव भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आपको लगता है कि जब कोई बहुत टूटा हुआ होता है तो उसके लिए भगवान ही एक सहारा बन जाते हैं हमारे लिए? भगवान, एक आपका फेथ तो होना बहुत ज़रूरी है, और हमारे जो और बाकी जो हम डोनेशंस करते हैं, क्लेंजिंग करते हैं, रेमेडीज़ करते हैं, बहुत बहुत कुछ है इनके लिए। ये हमारी फिजिकल हेल्थ पे कितना असर डालता है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। प्लैनेट सबसे ज़्यादा हमारी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ पे वर्क करते हैं। जैसे ही अगर हमारा कोई भी प्लैनेट, अगर हम मून की बात करें, वो अगर वीक होता है तो हम मेंटली बहुत ज़्यादा अपसेट रहते हैं, इरिटेटेड रहते हैं। अगर कोई क्लाइंट चाहे कि आप किसी को कर्स करो और नेगेटिव इम्पैक्ट या डालो किसी पर, तो आप ऐसी डिमांड्स को कैसे डील करें? और ब्लैक मैजिक ये बहुत ज़्यादा एक ईजी आंसर बन गया है टू अचीव एनीथिंग, एंड पीपल वांट वेरी इंस्टेंट रिजल्ट। सो इंस्टेंट रिजल्ट के लिए उनको है कि कुछ भी कर दो लेकिन हमारा ये काम करवा दो, उसके लिए दे कैन गो टू एनी लेंथ। कभी ऐसा हुआ है कि आपकी रीडिंग की वजह से क्लाइंट के अंदर एक डर या डिपेंडेंसी डेवलप हो गई हो, और आपने उसको कैसे हैंडल किया? हमारा काम डर पैदा करना नहीं है, एस्ट्रोलॉजी में से डर निकालना है। तो डरना इज़ नॉट एन आंसर। मैं अपने मोस्टली हर क्लाइंट को एक ही बात बोलती हूँ कि किसी की भी महादशा, शनि की अंतरदशा, कोई भी एक आपका फेज़ ऐसे नहीं जा सकता। अगर कोई आपको एस्ट्रोलॉजर भी बोल रहा है कि आपका गोल्डन पीरियड है, योर ग्राफ विल नॉट गो लाइक दिस। उसमें डिप्स आएंगे ही आएंगे, और अगर आपका बहुत बुरा वक्त चल रहा है तो उसमें अप आएगा ही आएगा। आपको सिर्फ एक वक्त की वेट करनी पड़ेगी, और अच्छा वक्त आपकी लाइफ में ज़रूर आता है। डरने की बात तो बिल्कुल मुझे लगता है होती ही नहीं है। फियर निकालना होता है, फियर डालना नहीं काम हमारा, हम लोगों का। आई डोंट बिलीव इन दैट। देयर मस्ट बी पीपल जो लोगों को डरा के, या पुराने ज़माने में होंगे, आजकल के भी आई डोंट नो हाउ पीपल आर टुडे, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। बट हम लोगों का काम आप लोगों की लाइफ को सॉर्ट करना है, आप लोगों को एक डायरेक्शन देना है, ना कि आप लोगों को फियर देना है। गुरप्रीत, अक्सर लोग कहते हैं कि मेरी लाइफ में नज़र लग गई है बुरी, अब किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, नेगेटिव एनर्जी है, तो आप इस एक्सपीरियंस को कितना रियल मानती हैं और कितना आप उसको साइकोलॉजिकल मानती हैं? evil eye is for real. I believe in that. एक एनर्जी है ये, एंड एनर्जी और रियल ही होती है। अगर आप, इफ़ आई टॉक अबाउट एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट वाइब्रेशन। एक इंसान की भी एक वाइब्रेशन होती है, और एक जगह की भी एक वाइब्रेशन होती है। देयर आर टाइम्स जब हम किसी एरिया में जाके वी फील वेरी हैप्पी, बस ऐसे लगता है अच्छा लगा, यहाँ आके सुकून मिला।
और कभी कभी हमारे को किसी जगह पे जाके लगता है यार यहाँ की वाइब नहीं है, देयर इज नो वाइब इन दिस प्लेस। तो इट इज़ अबाउट वाइब्रेशन। जब जगह की होती है तो इंसान की भी वाइब्रेशन होती है। मतलब आपको लगता है कि कई बार यू फील दैट कि मैं इससे पहली बार मिल रहा हूँ एंड आई फील सो कंफर्टेबल टॉकिंग टू दिस पर्सन एंड मुझे लग ही नहीं रहा है एंड आई जस्ट वांट टू कीप टॉकिंग टू दैट पर्सन। दिस इज़ द पॉजिटिव वाइब ऑफ दैट पर्सन। और कई बार ये होता है कि यू फील वेरी ड्रेन्ड। आप आधे घंटे बाद ही आपको लगता है यार आई एम फीलिंग ड्रेन्ड, मेरा सर दुख रहा है, एंड उसने ऐसा कुछ कहा भी नहीं होता बट स्टिल यू फील ड्रेन्ड नियर दैट पर्सन एंड यू फील वेरी अनईजी नियर दैट पर्सन। सो एनर्जी तो होती है। सबसे बड़ा ईवल आए या बुरी नज़र का फैक्टर इज जेलेसी, सबसे ज़्यादा। अगर कई बार ये कहते हैं प्यार में भी नजर लग जाती है, मतलब कहते हैं ना प्यार प्यार में अपनी माँ की नजर लग जाती है, वो कितना रियल होता है? नज़र नहीं लग जाती एक्चुअली। माँ को ओवर मतलब अपने बच्चे पे, बिकॉज मदरली इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और मदर अपने बेबी को ना वो नई नई माँ बनती है। वो अपने बच्चे को बार बार देखती है, निहारती है एंड कई बार बच्चा बीमार हो जाता है तो तो कहते हैं ना माँ की नजर लग गई है। तो वो कितनी रियल होती है? एक्चुअली होती है, ऐसा कुछ होता है? आई थिंक सो होता है। तो बट उसमें उन मदर का, इसमें आई विल से कि इसमें मदर का कोई नेगेटिव इमोशन नहीं है बट शी इज टू ओवरवेल्म्ड ऑफ बिकमिंग अ न्यू मदर, दैट्स इट। एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से क्या हमें ब्लैक मैजिक और डार्क एनर्जी ये सब प्लानिटरी में दिखता है? 100% ये तो बिल्कुल दिखता है। अगर हमारा सबसे ज़्यादा वनरेबल कौन होता है जो इन चीज़ों को, नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है? जिस बंदे का मून वीक होता है, दैट पर्सन विल डेफिनेटली ईजीली गेट अट्रैक्ट ऑल द नेगेटिव एनर्जीज। और या फिर आपका राहु केतु बैडली अफ्लिक्टेड है, या फिर उनका राहु केतु का कनेक्शन 8th हाउस या 12th हाउस से है। क्या कभी आपके पास कोई ऐसे क्लाइंट आए हैं जिसपे एक्चुअली ब्लैक मैजिक और डार्क एनर्जीज का इम्पैक्ट हो? फॉर श्योर ऐसे बहुत क्लाइंट्स आए हैं, एक नहीं एक्चुअली। आज फॉर एवरी क्वेश्चन नाउ पीपल थिंक एंड किड्स थिंक दैट ब्लैक मैजिक इज़ द ईजीएस्ट वे। सो ये एक बहुत ईजी प्रैक्टिस बन गई है टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस। ये एनर्जी का नेगेटिव मिसयूज़ है। तो आपने उसको कैसे क्लिंस किया? वी हैव टू, एक ये डिपेंड करता है एक बंदे के चार्ट पे। अगर हमारे उस पर्सन के चार्ट पे जोन सा प्लैनेट वो एनर्जी क्रिएट कर रहा है, हमारे को उसी को ही सॉर्ट करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है हर बंदे के अलग चार्ट्स पे। आप काम करती हैं स्पिरिचुअल हीलिंग में, तो ब्लैक मैजिक और कार्मिक एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है? ये ब्लैक मैजिक क्या हमारी कार्मिक पैटर्न का हिस्सा है? देखो, अगर ब्लैक मैजिक की बात करें तो ब्लैक मैजिक एक अननेचुरल वे ऑफ इंटरफेरेंस है इन अ वाइब्रेशन इफ वी से। एंड कार्मिक जो है दैट इज द बैगेज विच वी आर कैरिंग। बोथ आर डिफरेंट, बट कई बारी दोनों का कनेक्शन भी होता है। कैसे, मतलब आप कई बार ये होता है कि हम लोग प्रीवियसली, ये हो सकता है कि मैंने प्रीवियस बर्थ में अपने ऐसे कोई रॉन्ग डीड्स किए होंगे या अननेचुरल वे में मैंने किसी को हार्म करने की कोशिश की होगी एंड दोज अनरिजॉल्व चैप्टर्स आई हैव टू कंप्लीट इन दिस लाइफ बर्थ। क्या कोई पर्सन खुद स्पिरिचुअल हीलिंग कर सकता है बिना किसी हीलर की हेल्प के? स्पिरिचुअल हीलिंग तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन क्लेंजिंग अपनी ज़रूर कर सकता है। देखिए, आजकल हम लोगों को बहुत ज़्यादा हैवी गैदरिंग्स में जाना पड़ता है। वी हैव टू अटेंड अ लॉट ऑफ गैदरिंग्स, या हम बहुत लोगों को मिलते हैं, कितने लोगों के साथ हम लोगों को हैंडशेक, हग्स करनी पड़ती हैं एंड वी डोंट नो कि सामने वाले बंदे का क्या इंटेंशन है हमारी तरफ। एंड वी डेफिनेटली फील वेरी ड्रेन्ड आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द पार्टीज। हमारे को लगता है कि यार नेक्स्ट डे हमसे बेड से भी नहीं उठा जाता। वी डोंट वांट टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क। सो फॉर दैट द ईजीएस्ट एंड वेरी अंडररेटेड थिंग इज सी सॉल्ट बाथ। जब आप नमक वाले पानी से नहाते हो, यू रिमूव 60% of your negative energies there and then. Whenever you come from the party, come home, take a shower with and add sea salt to the bath. It removes 80% of the negative energies, और जो लास्ट 20% रह जाती है वो आप नेक्स्ट डे अगेन टेक अ शावर,
आई थिंक सी सॉल्ट बाथ ना बहुत अंडररेटेड है। अगर हम अपने बाथ रिचुअल में एवरी ट्यूसडे और सैटरडे इस चीज़ को ऐड कर ले तो नथिंग लाइक इट। आप लोग अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करते जाएंगे ऑन अ रेगुलर बेसिस, एंड डेफिनेटली यू विल मेक योर ऑरा स्ट्रोंगर। कोई 2-3 डेली ऐसे रिचुअल्स और बता दीजिए जो सब लोग फॉलो कर सकें। ये 2 चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। चाहे हमारा चार्ट हमारे को पता है नहीं पता, वेदर वी नो आर मून साइन, वेदर वी नो आर एसेंडेंट, हमारे को टैरो कराना है, कुछ भी, बट दीज 2 रेमेडीज़ ये हम सबको करनी ही करनी चाहिए। वन इज़ ऑफरिंग वाटर टू सन, हमारे को करना ही करना चाहिए विदाउट फेल। और एवरी संक्रांत वो हम पड़ती है मिड ऑफ द मंथ, अराउंड 12th से 17th ऑफ एवरी मंथ के बीच में एक दिन पड़ता है संक्रांत। वो आप चेक कर सकते हो। जिस दिन मैं आपको बता देती हूँ, उस दिन सन अपना ट्रांजिट करता है, तो उस दिन हमें 1 किलो गुड़ और 1 किलो गेहूँ ज़रूर दान करना चाहिए। दिस इज़ वन रेमेडी, ऑफरिंग वाटर टू सन, एंड सेकेंड इज संक्रांत वाले दिन हमें ये 2 चीज़ें दान करनी है। और दूसरा रेमेडी है कि पूर्णमासी और अमावस्या वाले दिन हमारे को चावल और दूध का दान ज़रूर करना चाहिए, और शिवलिंग पे हमारे को कच्चे दूध से अभिषेक ज़रूर करना चाहिए। बस ये 2 रेमेडीज़ आप कर दीजिए लाइफ लॉन्ग, आपको मुझे लगता है किसी एस्ट्रोलॉजर को देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नज़र या ईवल आई से बचने के लिए लोग अलग अलग तरीके की चीज़ें करते हैं। कोई नींबू मिर्ची यूज़ करता है, कोई काला धागा यूज़ करता है, कोई नमक से नज़र उतारता है। तो इनमें से कौन सी रेमेडी एक्चुअली पावरफुल होती है, या कोई और ऐसी रेमेडी है जिससे हम अपनी नज़र आराम से उतार सकते हैं? नहीं, ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। इन ये सारी चीज़ें, अगर हम काला धागा पहनते हैं या हम नज़र उतारते हैं या फिर नमक वार देते हैं बच्चे के ऊपर से, या मिर्चे वार देते हैं, ये सब चीज़ें काम करती हैं। लेकिन मुझे लगता है हमारी इंटेंशन ज़रूर काम करती है कि हम उस इंटेंशन से कर रहे हैं दैट वी आर रिमूविंग ऑल द नेगेटिविटी, सारी नज़र उतर रही है। सो इंटेंशन वर्क्स अ लॉट। क्या ब्लैक मैजिक सिर्फ इंटेंशन से होता है, या इसके लिए कोई स्पेशल रिचुअल किया जाता है? सो फॉर श्योर इंटेंशन तो होती ही है, इंटेंशन के बिना तो कुछ नहीं आता। आपका एक मोटिव है इस बंदे को हर्ट करना है, एक नेगेटिव इमोशन है टुवर्ड्स दैट पर्सन, जिसके लिए आप ये इतना ज़्यादा, वो एक्सट्रीम केस है। शुरुआत जेलसी से होती है, फिर आता है ईवल आई, एंड उसके बाद जो एक्सट्रीम केस होता है उसमें आता है ब्लैक मैजिक। तो क्या सिर्फ किसी का बुरा सोचने से ही हम नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर लेते हैं? यस, बिल्कुल। आप किसी के बारे में बुरा सोचते हो तो आप एक इंटेंशन क्रिएट होती है और आपका एक इमोशन क्रिएट होता है, और वो यूनिवर्स में जाता ही जाता है। आपकी प्रैक्टिस के हिसाब से ब्लैक मैजिक का असर सबसे ज़्यादा किस पर होता है? हेल्थ पे, वेल्थ पे, या रिलेशनशिप पे? सबसे पहले होता है आपकी मेंटल हेल्थ पे, मेंटल अनस्टेबिलिटी पे। आप मेंटली यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, यू फील ड्रेन्ड, एंड उसके बाद यस, रिलेशनशिप्स पे भी होता है और आपके वेल्थ पे भी होता है। यही फैक्टर है, लोग किसी को देख के खुश नहीं होते। दिस इज़ द ओनली फैक्टर कि लोग इतने नेगेटिव होते चले जाते हैं। देयर इज सो मच ऑफ हॉलोनेस इन पीपल कि वो अपनी, दे डोंट सी देमसेल्व्स कि हम कितने खोखले हैं। वो अगले की खुशी को खुश देख के अपने अंदर एक नेगेटिव भावना क्रिएट ही करते चले जाते हैं। अगर कोई ब्लैक मैजिक करवाता है दूसरों पर, तो उसके ऊपर, खुद के ऊपर क्या असर पड़ता है उस ब्लैक मैजिक का? देखो, इनिशियली तो उसको लगता है कि उसकी विन हो गई है, वो जीत गया है, अगले को हर्ट करके उसको बहुत सुकून मिलता है, लेकिन डजंट नो दैट कि वो कर्मा विल डेफिनेटली रिटर्न। कर्मा हैज़ बिकम वेरी इंस्टेंट नाउ। अब वो टाइम नहीं लगाता वापस आने में, एंड इट, आपको पता नहीं है कि उसके रेपरकशंस इतने ज़्यादा बुरे होते हैं। इट कम्स 100 फोल्ड्स, एंड आपको उसका असर आपको खुद अपनी आंखों से ही देखने को मिल जाता है कई बार। तो क्या ये जो इफेक्ट्स होते हैं वो परमानेंट होते हैं, या इनको ठीक किया जा सकता है? परमानेंट तो नहीं होते, अनलेस एंड अनटिल कोई आपका बहुत ही ज़्यादा बुरा हो, करना चाहता हो, और वो इसको रिपीटेडली, नो, आई डोंट थिंक कि ये परमानेंट होता है, अनलेस एंड अनटिल कोई इतना
इतना कोई आपका बड़ा दुश्मन हो कि वो आपका रिपीटेडली बुरा करना चाहता हो और वो इस प्रैक्टिस को रिपीटेडली कर रहा हो यूज़ आपके अगेंस्ट, तब तक अदरवाइज इट कैन बी रिजॉल्व विद मंत्र जाप्स, विद रेमेडीज, विद अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। हमारे इतने सारे व्यूअर्स हैं, तो अगर इनमें से किसी को भी फील होता है कि मेरे पास नेगेटिव एनर्जीज हैं, तो वो सब पता कैसे लगाए कि उसके ऊपर एक्चुअली नेगेटिविटी है? आप इट्स वेरी इजी, आपको पता लग जाएगा दैट यू फील वेरी ड्रेन्ड, आप यू डोंट फील मोटिवेटेड, आप काम नहीं करना चाहते, आपके अंदर एनर्जी फील नहीं है, देयर इज सडनली आपका सिर दर्द सा होने लगता है एंड कॉन्टिन्यूअस हेडेक होता है कि एंड इवन आफ्टर द मेडिसिन आप वो आपका वो हेडेक, दैट हेडेक इज नॉट गोइंग, सडनली देयर इज अ फाइट बिटवीन द पार्टनर्स, रीजन विदाउट एनी रीजन आप अभी बिल्कुल ठीक बैठे हो एंड विदाउट एनी रीजन आपकी पार्टनर के साथ लड़ाई हो जाती है। A lot of these things are the indications that definitely there is an evil eye. अगर किसी पे ब्लैक मैजिक होता है तो बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं? बहुत ऑब्वियस चेंजेस होते हैं दैट आपका हेयर लॉस होना लग जाता है, आप मतलब यू डू एनी थिंग टू स्टॉप द हेयर फॉल बट आपका हेयर फॉल रुकता नहीं है, यू गेट डार्क सर्कल्स, आपकी स्किन एकदम डिहाइड्रेटेड सी लगती है, आप जितने मर्जी परफ्यूम्स लगा लो, आप जितने मर्जी बॉडी मिस्ट लगा लो, बट योर बॉडी विल स्टिंक। कॉन्टिन्यूस स्मेल आती रहती है बॉडी में। आप जितने मर्जी अच्छे परफ्यूम्स लगा लो, आपको थोड़ी देर बाद अपने आप से एक अजीब सी स्मेल आती है। क्या आप मानती हैं कि कभी कभी ब्लैक मैजिक हमारे कार्मिक पैटर्न का रिटर्न होता है? At times there is a relation between black magic and karmic patterns. Black magic मैंने आपको पहले भी बताया एक इंटेंशनल प्रैक्टिस है और कार्मिक हमारा बैगेज है, जो हम पीछे हमारा कार्मिक बैगेज है जो हम इस बर्थ में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। कई बार ये होता है, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, बट कई बार ये होता है कि हम अनरिजॉल्व्ड हमारे एपिसोड्स होते हैं, वो जैसे कि मैंने ये पिछले बर्थ में किसी को हर्ट किया होगा, वो अब आपको इस तरीके से हमारे को कवर करना पड़ रहा है। या तो आपने अपनी लाइफ में कभी ऐसी एनर्जी फेस करी है जिससे आपको खुद प्रोटेक्ट होना पड़ा हो? वी आर हीलर्स, तो मुझे लगता है कि हीलर्स सिर्फ लाइट अट्रैक्ट नहीं करते, डार्क भी अट्रैक्ट करते हैं। सो फॉर श्योर ऐसे हुए हैं बहुत सारे एपिसोड्स एंड कि हम सिर्फ पॉजिटिव, एक्चुअली वी आर ओपन टू रिसीविंग, तो हम रिसीव कर रहे हैं, तो हम सिर्फ पॉजिटिव रिसीव नहीं कर सकते, वी रिसीव नेगेटिव ऑल्सो। ऐसा कोई एपिसोड आप अगर शेयर करना चाहें तो? बहुत बार होता है कि कभी कभी मेरी ऑनलाइन रीडिंग्स में भी ऐसा होता है कि आफ्टर द रीडिंग आई फील सो ड्रेन्ड, मतलब मेरी एक पौने घंटे की आधे घंटे की रीडिंग के बाद मेरे को इतना सिवियर हेडेक हो जाता है कि मेरी जो नेक्स्ट रीडिंग होती है उसके लिए आई हैव टू कैंसिल दोज रीडिंग्स, क्योंकि आई फील वेरी ड्रेन्ड, मुझसे मेरा अचानक से बहुत सिवियर हेडेक शुरू हो जाता है, जबकि आपको पता होता है कि अगले बंदे की एनर्जी आपके ऊपर रिफ्लेक्ट कर गई है एंड उसके लिए एक ही इलाज है, आप अपनी क्लेंजिंग करो, स्मजिंग करो, वाइट सेज से आप अपनी क्लेंजिंग कर सकते हो, आप उसी टाइम इफ़ यू अवेलेबल है तो आप सी सॉल्ट बाथ ले लो, तो उससे थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन हाँ, ये ऑनलाइन रीडिंग्स तक में भी आप फील कर पाते हो। तो ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो हमें देख रहे होंगे, तो आप उनको कोई ऐसा रिचुअल बताना चाहेंगी जिससे वो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकें? The most powerful affirmations to keep yourself protected from the negative energy is, I am always safe in the white light. I am always guided and shielded by my angels. And lastly, एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मंत्र है जो हम सबको नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्टेड और शील्डेड रखता है, दैट इज़ हनुमान चालीसा। अगर हम सुबह उठ के एक हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ लें तो हम किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी, बुरी नज़र एंड इवन ब्लैक मैजिक से भी प्रोटेक्टेड और शील्डेड रह सकते हैं। बिलीव मी, इट वर्क्स लाइक मैजिक। मैम, हमने लाबूबू डॉल्स के बारे में काफ़ी सुना है, तो एक्चुअली वो हॉन्टेड है या वो सिर्फ एक मिथ है? बिल्कुल हॉन्टेड है, एंड कोई भी स्टफ टॉयज या कोई भी डॉल्स अगर हमारे बच्चों के कमरों में पड़ी होती है अनअटेंडेड फॉर ईयर्स,
हमारे को वो बिल्कुल डिस्कार्ड कर देनी चाहिए। हमारे को बिल्कुल भी अपने कि ये मेरे बच्चे के पुराने टॉयज़ हैं, उसको बहुत प्यार था इन टॉयज़ से, कभी भी नहीं रखने चाहिए। उसमें एक स्टैग्नेंट एनर्जी रह जाती है विच इज़ नॉट गुड फॉर योर चाइल्ड। एक मैम पर्सनल सवाल है कि क्या कोई ऐसी डेली हैबिट है आपकी जो आप रोज फॉलो करती हो अपनी प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल और पर्सनल लाइफ को मेंटेन करने के लिए? मेरी डेली रूटीन का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि चिड़ियों को दाना डालना, गौशाला जाना एंड मंदिर गुरुद्वारे जाना। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट। आपके जो मॉर्निंग रिचुअल्स हैं, इसके पीछे कोई रीज़न है स्पेसिफिक? इसके पीछे रीज़न ये है कि आजकल हम कुछ भी अपने पॉकेट अनुसार कुछ भी डोनेशन करने की कोशिश करते हैं या किसी की हेल्प करने की भी कोशिश करते हैं, बट हमारे को जो रिसीविंग एंड पे हमारे को उसकी भी इंटेंशंस नहीं पता कि उसकी इंटेंशंस में भी कितनी प्योरिटी है एज अ रिसीवर ऑल्सो। सो मेरे को आज के ज़माने में ये लगता है कि जो पक्षियों को दाना डालना, गाय को चारा खिलाना, चींटियों को खिलाना या फिर डॉग्स को फीड करना, इनको हम अगर एक कुछ भी हम कुछ अपने तरफ से करते हैं तो इनकी तरफ से हमारे को एक प्योर इंटेंशनल ब्लेसिंग्स वापस इन रिटर्न मिलती है, जो मुझे नहीं लगता कि अगर किसी हम नीडी को भी कुछ भी दे देते हैं तो उसकी तरफ से हमारे को एक प्योर ब्लेसिंग हम रिसीव कर पाते हैं। ये मेरा मानना है। आई डोंट नो अबाउट अदर्स। नहीं, यू आर राइट, बिकॉज आजकल ह्यूमंस में ग्रैटिट्यूड की कमी हो ही गई है। yes, there is no gratitude in people right now। मतलब even if they are receiving, even if we are doing it without any intentions, हमारा उस हमें एक अनकंडीशनल वे में भी अगर कुछ कर रहे हैं तो हमारे को एक अनकंडीशनल ब्लेसिंग हमारे को इन पक्षियों से और पशुओं से ही मिलती है। मैम, जैसे दिवाली आ रही है, दिवाली पे ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा वर्क करता है। कई लोग सोचते हैं कि दिवाली के आसपास हम ब्लैक मैजिक करेंगे तो उसका ज़्यादा असर होता है और डार्क एनर्जीज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें उन डार्क एनर्जीज से? तो आपके पॉडकास्ट के थ्रू आई विल टेल यू वेरी वेरी ईजी बट इफेक्टिव रेमेडी। मैं आपको एक प्रोटेक्शन पोटली बनाना सिखाती हूँ जो कि आप अपने घर में भी रख सकते हैं। यू कैन कीप इट इन योर पर्स, यू कैन कीप इट विद योर सेल्फ, यू कैन कीप इट इन योर कार। तो आपने एक रेड या ब्लैक कलर का कपड़ा लेना है या एक पोटली ले लीजिए, इजीली अवेलेबल होती है, मिल जाती है। उसमें कपूर डालना है, लौंग डालनी है, फिटकरी थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा डालना है, आपने सी सॉल्ट का टुकड़ा डालना है, उसमें आपने थोड़ी सी पीली सरसों डालनी है, आपने उसमें थोड़े से काले तिल डालने हैं, आपने एक पायराइट का स्टोन डालना है एंड दैट्स इट। आप ये प्रोटेक्शन पोटली है, ये दिस वर्क्स लाइक मैजिक। आप इसको अपने घर के मेन डोर पे बांध सकते हैं या फिर आप अपने पर्स में रख लीजिए या फिर आप अपने साथ जहाँ मर्जी कैरी कर लीजिए। ये वैसे भी नॉट ओनली फॉर दिवाली, ये आपको अदरवाइज भी अपने साथ ज़रूर कैरी करनी चाहिए। ज़्यादा डेंजरस क्या होता है, मरकरी रेट्रोग्रेड या एक एक्स का टेक्स्ट आना? मरकरी रेट्रोग्रेड। एक्स चल सकता है। एक्स चल सकता है, एक्स कैन बी हैंडल्ड। मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया तो आप कुछ भी बोलोगे गलत ही जाएगा, कुछ नहीं भी बोलना चाहोगे वो भी मुंह से निकलेगा। ओके, अगर टैरो कार्ड बोल सकते तो वो आपके बारे में क्या बोलते हैं? They love me। हाँ, लव है, जब ही से प्रेडिक्शंस आ रही हैं। कभी किसी क्लाइंट ने ऐसा फनी सवाल पूछा हो जिससे आप मतलब जब भी आप उसको सोचती हैं तो आपको हंसी आ जाती है? Every reading, otherwise I'm just sharing। मैं I forget about the charts and I forget about the readings। I don't remember, क्योंकि मैं याद रखूंगी तो मेरा तो पूरा दिमाग we have to cut our cords with that particular person, that particular chart, because if we are connected, वैसे ही हमारे को सिखाया जाता है कि हमारे को अपने कॉर्ड्स नहीं कनेक्ट करने चाहिए विद द पर्टिकुलर पर्सन जिनकी आप रीडिंग करते हो। बट देयर आर इंस्टेंसेस जब आप कनेक्टेड फील करते हो और आप कनेक्टेड हो जाते हो, एंड ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, बट दैट्स नॉट रिकमेंडेड इन आवर प्रोफेशन। ओके, अगर आपको किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी का बर्थ चार्ट पढ़ना हो तो आपको किसका पढ़ेंगे? हाँ, बॉबी देओल। रिलेशनशिप रीडिंग में सबसे ज़्यादा ड्रामा होता है या क्लाइंट के रिएक्शन में? रिलेशनशिप रीडिंग में बहुत ड्रामा होता है। अगर आपको एक सुपर पावर मिल जाए माइंड रीडिंग या फ्यूचर सीइंग का,
तो आप क्या चूज करेंगे इन दोनों से? माइंड रीडिंग माइंड रीडिंग। 100%। एक वर्ड में बताएं, हीलिंग सेशन के बाद आपको कैसा फील होता है? काम, हंग्री और स्लीपी। एट टाइम्स तीनों, और ये तीनों ही इमोशंस होते हैं. इट कैन बी इवन काम, इट कैन बी हंग्री एंड इट कैन बी स्लीपी. कुछ भी हो सकता है, ये तीनों ही इमोशंस आते हैं. अगर कर्मा एक मूवी होती तो उसका टाइटल क्या होता? मूवी तो नहीं, कर्मा नूडल्स हो सकते हैं, इंस्टेंट नूडल्स. कर्मा इज इंस्टेंट. अगर यूनिवर्स आपको एक विश दे, सिर्फ 10 सेकंड में आपको यूनिवर्स से कुछ मांगना है, तो आप क्या मांगेंगे? कि मेरे अंदर एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग हमेशा रहे. वो सब में होनी चाहिए आजकल। अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से किसी सेलेब कपल का आपको चार्ट देखना हो, तो आपको किसका देखें? और किसका आपको इंटरेस्टिंग लगता है वैसे? मुझे इंटरेस्टिंग लगता है रणबीर कपूर का और आलिया भट्ट का, बिकॉज दोनों ही बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं, और थोड़ी सी एक डार्क साइड दोनों की एनर्जीज में लगती है मुझे. वाह, क्या सोलफुल जर्नी थी आज की, और हमारी कॉन्वर्सेशन बहुत ही एक्साइटिंग थी. गुरप्रीत, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग डीप विजडम, हीलिंग एंड रिलेशनशिप एडवाइस. थैंक यू सो मच. मुझे लगता है हमारे लिसनर्स को भी आज ये बहुत पसंद आया होगा. और प्लीज़ फॉलो आवर चैनल एज टॉक्स for more interesting videos and inspirations. Until next time, stay kind, stay aware, and keep evolving. Thank you.